हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईरान और इजराइल का जो भी वॉर चल रहा है उसके बारे में। अगर आज हम लोग ये बात देखने जाए तो अगर मुझे ये इशू को समझना है ना, तो मुझे पूरा का पूरा ये जो मिडल ईस्ट है जो है ना, मुझे उसको समझना पड़ेगा। और मिडल ईस्ट में क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये गल्फ नेशंस में क्या इश्यूज है, किसका क्या कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे किसने क्या गेम खेला, आज हम लोग पूरा ये इन डेप्थ देखेंगे। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखो। चलिए पहले समझते हैं ये पूरा का पूरा मैप के थ्रू। अगर आप देखने जाओ मैप के थ्रू, राइट, यहाँ पे है आपका सऊदी अरेबिया, ये रहा आपका ईरान, दिस इज इराक, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये रहा इजराइल, यहाँ पे आपका है इजराइल। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, क्लियर है। फिर ये आप देखने जाओ, ये है यहाँ पे सीरिया, ये है येमेन, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इधर आपका है जॉर्डन, और यहाँ पे आपका है लेबनान। ये रहा, जितने मैंने रीजन्स हाईलाइट किए ना उतना आपको कहने आपको याद रखना है कि देखो बेसिकली ये सऊदी है, ईरान है, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी, येमेन, क्लियर है। एंड ये आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं, राइट, ये रहा आपका यूएई। चलिए अब बात करते हैं कि देखो अभी ये बहुत बार न्यूज़ में आ रहा है कि ये यहाँ पे जो इजराइल है उसने यहाँ पे आप कह सकते हो कि सीरिया के अंदर जो ईरान का जो एक एम्बेसी ऑफिस था उसके ऊपर अटैक किया था, एंड उसकी रिटेलिएशन के अंदर ईरान ने फुल फ्लैज यहाँ पे वॉर चालू किया। अब देखो यहाँ पे बात क्या आ रही है, ये चीज़ें चालू कैसे हुई, यहाँ पे क्या रिलेशन था वो। सबसे पहले अगर आप देखने जाओ तो 1979 तक, राइट, ईरान जो है वो यूएसए का क्लोज एली था, वो काफ़ी अच्छा उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब यहाँ पे 79 तक तो कोई इशू था नहीं, लेकिन यहाँ पे ये हुआ 1979 के अंदर ईरान के अंदर एक क्रांति हुई, एक रेवोल्यूशन हुआ। और रेवोल्यूशन में आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो प्रो यूएसए गवर्नमेंट थी, जो ऐसी सरकार जो यूएसए को सपोर्ट करती थी, वो सरकार यहाँ पे गिरी, और एक कहीं ना कहीं एंटी यूएस गवर्नमेंट यहाँ पे पिक्चर में आई। अब जैसे ये एंटी यूएस गवर्नमेंट पिक्चर में आई तो बट ऑब्वियस है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जब ईरान यूएस का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, अब अगर यही ईरान अगर दूर जाएगा यूएसए से तो यूएसए को कहना कि बुरा लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यूएसए ने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, मार्क माई वर्ड्स, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यूएसए ने ये किया कि उसने ये बोला कि मुझे ये सारे रीजन में यहाँ पे जो ईरान है ना उसको यहाँ पर सबक सिखाना है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग उसने ये कहा, यूएसए ने यहाँ पे एक वो पर्सन को लेके आता है जिसका नाम होता है सद्दाम हुसैन, और यूएसए सद्दाम हुसैन को इराक में तैयार करता है। अगर आप देखने जाओ इराक, इराक बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो एक सुन्नी कंट्री है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि 33% आबादी सुन्नी है, 65% शिया है। ईरान भी एक शिया कंट्री है, क्लियर। एंड जो और ये जो सद्दाम हुसैन है वो आप कह सकते हो वो एक सुन्नी मुसलमान था। सो एक सुन्नी मुसलमान, एक 65% शिया के ऊपर उसने राज किया है कहीं ना कहीं 10 साल। एंड बाद में उन्होंने यहाँ पे इराक और ईरान के बीच में युद्ध करवाया, और ये दोनों देश आपस में यहाँ पे लड़ पड़े, जो कहीं ना कहीं आपका 10 साल तक चला है। समझ आ रहा है। तो यूएसए ने पहले ये चीज़ की कहीं ना कहीं ईरान को सबक सिखाने के लिए, ये चीज़ चली है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि उसके बाद राइट प्लस पैरेलली यहाँ पे आप देखने जाओ, यहाँ पे आपका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर 2001 के अंदर ओसामा बिन लादेन यूएसए के ऊपर हमला करता है बाय अटैकिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एंड जैसे ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करेगा तो यूएसए पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाता है इन दी अफगानिस्तान विद द हेल्प ऑफ नाटो, क्लियर। अब जैसे ये नाटो के साथ आया तो यूएस का प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ा, अब ईरान कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो रहा था, क्लियर। अब देखो कहीं ना कहीं 1990s में ईरान को एक चीज़ समझ आ गई थी कि यूएसए जो है वो बहुत बड़ा बेसिकली एक गैमलर है। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। तो 1990 से ही ईरान ने अपने आप को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने के लिए या अपने आप को कहीं ना कहीं केपेबल बनाने के लिए उसने ईरान वेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्लियर। और ईरान ने यहाँ पे अपने कंट्री में न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश चालू कर दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ईरान के पास ये न्यूक्लियर वेपन बनाने का या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट आया कहाँ से। तो उस टाइम पे पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो था
वो कहीं ना कहीं ये अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो ब्लैक मार्केट में वो बेचने की ट्राई कर रहा था। और ऐसे ही ब्लैक मार्केट के अंदर पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के पास ईरान ने यहाँ पे उसके पास से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट परचेस किया और उसने अपने पास यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन बनाना चालू कर दिया आफ्टर द इराक ईरान वॉर। अब यहाँ पे ये हुआ कि 2005-6 तक तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि 2005 में ईरान के राष्ट्रपति ये बात ऐलान कर देते हैं कि ईरान अब बहुत ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए और वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर सकता है। तो जैसे ये चीज़ हुई तो यूएसए ने ये देखा कि भाई रायता फैल चुका है, अब हमको फिर से ईरान को कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये होगा कि उस टाइम के 2007-8 में बोल सकते हो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बैराक ओबामा वो यहाँ पे साइन करवाते हैं इराक राइट बोल सकते हो यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। और उनको पता है कि मैं ईरान को मैं रोक तो नहीं सकता वेपन बनाने में, लेकिन मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ कि क्यों ना मैं उसका जो वेपन बनाने का जो प्रोसेस है उसको मैं थोड़ा डिले करता जाऊँ, ताकि जितना लेट उसका वेपन बनेगा उतना टाइम हमको एक्स्ट्रा मिलेगा ताकि इसको हम टैकल कर सकें। क्लियर। और ऐसे तुम्हारा 2010 में साइन होता है यूएस ईरान न्यूक्लियर डील, जहाँ पे अमेरिका ईरान को ये बोलता है कि भाई तू चिंता मत कर, अगर ईरान के ऊपर कभी भी परमाणु हमला हुआ तो मैं आपकी मदद करूँगा। अभी आप देखो ईरान मतलब जो यूएस कितना मतलब गंदा गेम खेल रहा है। पैरेलली जैसे ये डील साइन हुआ तो यूएस को इतना पता चल चुका था कि ये चीज़ चल रही है। अब देखो यहाँ पे एक मैजिक क्या हुआ, 2007-8 के करीब ही ईरान, ये रहा ईरान, लेबनान यहाँ पे राइट, सीरिया, ये सारे देशों में हमको बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले। मार्क माई वर्ड, ईरान, सीरिया, लेबनान, देखो इजराइल में नहीं मिला है बट कहीं ना कहीं राइट लेबनान में आपको मिल गया। इवन आपको पैलेस्टीन, वेस्ट बैंक, आपको उसमें भी आपको राइट आप बोल सकते हो आपको नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले। अब आप देखो अगर नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं तो बट ऑब्वियस है कि अब कहीं ना कहीं ईरान है, सीरिया है, ये सारी कंट्रीज़ एक अलायंस फॉर्म करेगी। और उस टाइम पे अगर देखने जाओ तो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई करता है रशिया। तो यूएसए को ये चीज़ भी पता थी कि अब ईरान जो है वो रशिया के साथ एक बोल सकते हो कि गैस डील साइन करेगा। क्लियर। एंड अगर वो गैस डील साइन करता है तो यहाँ पे लॉस किसको होगा, अमेरिका को, क्योंकि अब यहाँ पे रशिया, ईरान, ये सारी कंट्री एक हो जाएगी। प्लस यहाँ पे जो यूएस के जो फ्रेंड्स है, सऊदी अरेबिया है, इजराइल है, उन सबको यहाँ पे लॉस होगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये गैस डील ना हो, इसलिए यहाँ पे अब यूएस फिर से एक दूसरा गंदा गेम खेलता है। और वो दूसरा गंदा गेम ये होता है, वो यहाँ पे लेके आता है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग को आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे इट इज़ अ बेसिकली टसल बिटवीन एक तानाशाह राइट और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो एक बेसिकली फैक्शन ऐसा है जो बेसिकली तानाशाही को सपोर्ट करता है और दूसरा एक ग्रुप ऐसा है जिसको तानाशाही हटा के उसको डेमोक्रेसी लेके आनी है। और इसकी शुरुआत 2010 में तुनिशिया नाम के देश जो अफ्रीका के अंदर है वहाँ से हुई थी। क्लियर फ्रेंड्स। सो अब अगर देखने जाओ 2010 से उसने क्या किया, वो गैस डील का माइंड डाइवर्ट करने के लिए यूएसए ने ये चीज़ की कि उसने ये पूरा रीजन को राइट उसने डिस्टेबलाइज, इनस्टेबल करने की ट्राई की। और ये इनस्टेबल करने का सबसे बेस्ट जो वे था वो क्या था, आपका अरब स्प्रिंग। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। तो पहला तो उसने यहाँ पे न्यूक्लियर डील साइन की, दूसरा वो लेके आया अरब स्प्रिंग। अब देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ चालू हुई और बहुत सारे देशों में आप कह सकते हो इन द अरब वर्ल्ड यहाँ पे आप सिविल वॉर्स चालू हो गए। तो बट ऑब्वियसली कि अगर सिविल वॉर चालू हुआ है तो यहाँ पे कोई भी कंट्री डील साइन नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कल किसकी सरकार आने वाली है। अब आप देखो ये गेम चालू कैसे हुआ, ये चीज़ हुई। प्लस पैरेलली यूएस, इजराइल, ये दोनों देश मिलके एक यहाँ पे 2014 में वो एक आईएसआईएस नाम का एक टेररिस्ट संगठन बनाता है। आईएसआईएस मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो वो बेसिकली ये बॉर्डर पे यहाँ पे बनाते हैं, आईएसआईएस का संगठन करता है ये वाला पार्ट। और यहाँ पे अब राइट अबू बकर अल बगदादी उसके साथ मिलके वो यहाँ पे आईएसआईएस बनाता है। अब ये जो अबू बकर अल बगदादी है वो कोई बेसिकली मुस्लिम नहीं है फ्रेंड्स, वो एक यहूदी, एक जूजी था
जिसको 2011-12 में मौसाद, जो बेसिकली बोल सकते हो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने ही ट्रेनिंग दी थी। बाद में उसका नाम चेंज करके उसको एक मुस्लिम बना के उसको यहाँ पे भेजा गया था, ताकि वो ये रीजन में कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टेबलाइज करे और वो बाकी सारे देशों पे हमला करे। और जब ये गेम प्लान बना तो यूएसए का सबसे अच्छा फ्रेंड जो बेसिकली है यूनाइटेड किंगडम, वो भी साथ में आया और उसने भी आईएसआईएस को सपोर्ट किया। लेकिन आईएसआईएस का अपोज रशिया और अब बोल सकते हो फ्रांस एंड जर्मनी, ये 3 देश ने ओपनली आके किया था। फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया। फ्रांस एंड जर्मनी ने ये बोला कि भाई हमको नेचुरल गैस चाहिए, अगर वो हमको सस्ते में मिलता हो तो। क्लियर? तो हम लोग आपसे सहमत नहीं है, तो हम लोग आईएसआईएस को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब देखो यूएस ने क्या किया, जैसे ही फ्रांस एंड जर्मनी ने मना किया तो उसने आईएसआईएस के थ्रू उसने फ्रांस एंड जर्मनी में भी उसने आतंकी हमले करवाए, राइट। और रशिया तो बेसिकली बट ऑब्वियस है कि वो तो वैसे भी इसके खिलाफ ही था, बिकॉज रशिया वांट्स कि नेचुरल गैस का सप्लाई हो ताकि पूरे यूरोप में नेचुरल गैस जाए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे चीज़ क्या हुई। अब जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्टेबलाइज होने लगी तो कहने से ये पूरा रीजन अब तक ये डिस्टर्ब हो चुका है। अब ये पूरा रीजन बेसिकली दे आर फाइटिंग ऑन शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। शिया सुन्नी बेसिकली ये मुस्लिम्स के बेसिकली 2 वर्ग है, राइट। शिया बोलते हैं कि मुझे बनना है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर, सुन्नी कहता है कि मैं बनूंगा राजा। तो इनके बीच में ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट रहता है और इसलिए बेस्ड ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स ये सारे देश आपस में यहाँ पे लड़ पड़े। क्लियर? और ये पूरा का पूरा रीजन हो गया डिस्टेबलाइज। देखो ये यूएस कितना हरामी देश है, वो सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो ये सारी चीज़ें करता है। एंड जब 2017 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने 2017 में यूएस और ईरान का न्यूक्लियर डील भी कैंसिल कर दिया कि नहीं, अब तुमको मैं बैकअप नहीं दूंगा। तो एक साइड तो ईरान ने वेपन बनाया नहीं, डिले करते गए 7 साल से, एंड बाद में उन्होंने वो डील ही विड्रॉ कर दी, ये पूरा का पूरा रीजन डिस्टेबलाइज करके। अब जैसे ये डील कैंसिल हुई तो ईरान को पता था कि यूएसए जो है वो अब फिर से उसके ऊपर प्रेशर डालेगा एंड कुछ ना कुछ वो हरकतें उसको करेगा ताकि ईरान एक स्ट्रांग देश बन के ना आए। इसलिए देखो ईरान ने कहीं ना कहीं पहले से ही ये चीज़ को अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दिया था। 1990s में ही जब देखो इराक और ईरान का वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद यहाँ पे कह सकते हो लेबनान, ये रहा आपका लेबनान, राइट, ये आपका लेबनान है। लेबनान के अंदर राइट यहाँ पे एक संगठन आता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो ये जो हिजबुल्लाह है वो पहले कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे ये जो हिजबुल्लाह है उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने पहले ईरान ने ये कहा कि आप अपना पॉलिटिकल सपोर्ट बढ़ाओ पहले लेबनान के अंदर। अब ये इसने क्या किया कि 10-15 साल तक उसने अपना पॉलिटिकल सपोर्ट बढ़ाया, मास सपोर्ट बढ़ाया, एंड बाद में उसने यहाँ पे एक बोल सकते हो कि फंडिंग के थ्रू अपना एक मिलिट्री विंग ओपन किया। और ये मिलिट्री विंग अब क्या करता है हिजबुल्लाह का, वो टाइम टू टाइम इजराइल के ऊपर अटैक करता है। ये रहा आपका इजराइल। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे यूएस का एक पार्टनर जो है उधर टैकल हो गया कि अब हिजबुल्लाह टाइम टू टाइम यहाँ पे अटैक करेगा ऑन दी इजराइल। तो अब अगर यूएस से कुछ प्रेशर क्रिएट करना चाहे तो उसका एक फ्रंट ऑलरेडी बेसिकली बिजी है टू टैकल विद दी हिजबुल्लाह। पैरेलली पैलेस्टीन के अंदर जो हमास नाम का संगठन था उसको भी ईरान ने सपोर्ट करना चालू कर दिया, उसको वेपन देना चालू किया, बॉम्ब्स देना चालू किया, ताकि अब क्या हो रहा है हिजबुल्लाह ऊपर जो लेबनान है वहाँ से आ रहा है और पैलेस्टीन से तुम्हारा आ रहा है हमास, जो कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर अटैक करता है। समझ आया? तो इजराइल तो टैकल हो चुका है। दूसरा, अब यूएसए का सबसे अच्छा फ्रेंड दूसरा कौन सा है, वो है आपका सऊदी अरेबिया। क्लियर? अब देखो सऊदी अरेबिया, ये रहा आपका सऊदी, देखो इसके बाजू में है यहाँ पे एक देश जिसका नाम है येमेन, राइट। तो ईरान ने क्या किया, येमेन में आपका एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं हौती रिबेल्स। क्लियर? ये जो हौती लोग हैं ना वो बेसिकली यहाँ पे इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है येमेन में और इनका दबदबा बहुत ज़्यादा है।
तो ईरान ने इनको सपोर्ट करना चालू किया और हौती के थ्रू, देखो सऊदी के पास तेल है, ऑयल है, अब ये जो पर्टिकुलर ऑयल जो है वो बेसिकली यही रूट से करने का बेसिकली वो सी के थ्रू भेजेगा या यहाँ से वो भेजेगा सऊदी अरेबिया। तो यहाँ से हौती क्या करते हैं कि सऊदी से जो भी शिप आते हैं ना वो यहाँ से अटैक करके उसको पकड़ लेता है, या लैंड रूट जो है वो उसके ऊपर मतलब ब्लॉक मार देंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं राइट ईरान ने हौती की मदद से सऊदी को यहाँ पर टैकल कर दिया। अब बेसिकली सऊदी बिजी है टू एंगेज विद द दिस पर्टिकुलर हौती रिबेल्स, क्योंकि ये लोग सऊदी का बिजनेस जो है उसको मतलब वो चलने देते ही नहीं है। सऊदी यहाँ पर टैकल हो गया, क्लियर। अब आप देखना चाहो अब तीसरी चीज़, अब उसको ये भी पता था राइट ईरान ने, देखो ईरान जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोचता है, वहाँ के लोग सोचने वाले हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये हुई कि ईरान को ये भी पता था कि अब शायद यूएसए जो है ना वो यहाँ पे पाकिस्तान की मदद लेके ईरान के ऊपर कुछ ना कुछ कर सकता है, राइट, या उसके ऊपर ये जो बड़े रीजन उसको डिस्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए देखो ईरान ने यहाँ पे गेम प्लान क्या खेला, ईरान ने यहाँ पे मदद ली ऑफ द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 2020-21 के अंदर तालिबान जो है वो पावर में आता है। अब जैसे ही तालिबान की सरकार पावर में आती है तो यूएसए इसको मानने से मना कर देता है कि मैं ये सरकार को मान्यता नहीं देता, तो ईरान सबसे पहले जाके इसके साथ मतलब डील साइन करता है एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर देता है, क्लियर। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP नाम की एक पार्टी है। अब ये जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बेसिकली है क्या, तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है राइट वो बेसिकली बोल सकते हो एक अलकायदा का ऑफशूट है। जब कहीं ना कहीं यूएसए राइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद ओसामा को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, उस टाइम पे पाकिस्तानी पीएम परवेज़ मुशर्रफ जो है वो ये कहते हैं कि हम यूएस की मदद करेंगे एंड बताएंगे कि ओसामा किधर है। तो ये देख के जो अलकायदा है वो अब ये कहता है कि अब हम पाकिस्तान को भी मारेंगे, एंड बाद में वो एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और बाद में यही TTP जो है वो अटैक करता है इन दी पाकिस्तान, और उनका यहाँ पे एक ऑफशूट है तहरीक तालिबान का पाकिस्तान का जिसका नाम है बेसिकली फातिमा यूनिट। सो ये जो फातिमा यूनिट है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर राइट आज बॉम्बिंग्स करती है। समझ आ रहा है दोस्तों। इसलिए देखो कि कहीं ना कहीं यूएस के गेम प्लान को टैकल करने के लिए ईरान ने राइट यहाँ पे हौती का सपोर्ट लिया इन दी येमेन टू टैकल दी सऊदी, पाकिस्तान को टैकल करने के लिए तालिबान एंड TTP का सपोर्ट लिया, राइट। बाद में आप देखने जाओ तो ये जो यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो कि लेबनान से उसने यहाँ पे हेजबोल्ला का सपोर्ट लिया टू टैकल दी इजराइल। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसलिए आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा रीजन डिस्टेबलाइज है आज की डेट में, और डिस्टेबलाइजेशन का सिर्फ रीज़न ही ये है कि यहाँ पे चीज़ ये हो रही है कि हर एक बेसिकली कंट्री अपना ईगो पे लेके बैठी है कि मुझे अपना डोमिनेंस यहाँ पे करना है इन द मिडल ईस्ट, या फिर आप कह सकते हो कि दे आर फाइटिंग ऑन शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि सऊदी का भी और ईरान का भी नहीं बनता, बिकॉज ईरान इज़ अ शिया कंट्री, सऊदी इज़ अ सुन्नी कंट्री। समझ आ रहा है। एंड इसलिए जब इजराइल ने अटैक किया था राइट सीरिया के अंदर जो भी ईरान का बेसिकली ऑफिस है वहाँ पे, तो राइट तो ईरान ने यहाँ पे काउंटर रिटेलिएट किया, एंड इसलिए बाद में देखो जितने भी मतलब सऊदी है, ये जॉर्डन है, वो सब एक हो गए राइट इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। अब देखो ये जो बेसिकली इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू को ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर उसको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए राइट उसको अगर सर्वाइव करना है तो उसको ये पर्टिकुलर रीजन में पीस एस्टैब्लिश करना होगा। वो ये जो बेसिकली बार बार हर एक कंट्री पे जो अटैक किए जा रहा है, पैलेस्टीन पे अटैक कर दिया या फिर उसने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, तो ऐसे कभी भी आपका पीस एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। और अब ईरान क्या करेगा, अब ईरान कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के साथ मिलके वो एक नेचुरल गैस की डील क्रैक करेगा, जिसका सबसे बड़ा बेसिकली बोल सकते हो कि लॉस जो है वो यूएस को होगा।
समझ आया? तो ये जो ईरान और बेसिकली इजराइल के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है ना, वो तो ठीक है कि भाई एक ने मिसाइल फायर तो हमने उसको मतलब सामने काउंटर कर रहे हैं, बट ये अभी पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री है कि ये इजराइल और ईरान के बीच में डिस्प्यूट क्या है और यहाँ पे यूएसए क्या गेम प्लान खेलता है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा, एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।